गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार वापस आप लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे बच्चों, सेमेस्टर थर्ड साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड जो कि अभी वैकेंसी भी चल रही आई हुई है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं नेट, और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम केपी कॉलेज लेकर के आए हैं एक ऐसी चीज जो आपको कहीं पे भी आज दिन तक सोशल मीडिया के ऊपर बिना पैसे के कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो मैं दीपक श्रीमाली, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और उनके थॉट्स के साथ में एक बार वापस उपस्थित हुआ हूं। यार बच्चों, ये हमने जो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की एक जो ये शुरू की है कड़ी, ये लंबे समय तक चलेगी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूती दे दीजिए, ठीक है ना। आने वाले समय में ये जो आने वाली फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, या फिर सेमेस्टर थर्ड के बीए के एग्जाम है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, इनके अंदर आपको कहीं पे भी जो है इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपको समस्या नहीं हो। हमारे द्वारा यहाँ पे जो आपको पीपीटी मिलती है, जिनके अंदर चुन चुन के और 2-4 किताबें पढ़ करके उनमें से महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे लिया जाता है, तो इनको आप लिखे और इनके शॉर्ट नोट्स बनाए। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस, जिनका नाम है पुस्तक का अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विचार और उनके विचारक, जिनके अंदर हमने प्लेटो को पढ़ना शुरू किया था। हमने सबसे पहले प्लेटो के जीवन के बारे में पढ़ा था और प्लेटो के समय वहां पर एथेंस के अंदर, यूनान के अंदर किस प्रकार की विचारधारा चलती थी, क्या कुछ चलता था, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। आज हम किसके ऊपर बात करेंगे? प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो की शिक्षा पद्धति क्या थी और प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या था? प्यारे बच्चों, शिक्षा के ऊपर आज भी कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के बिना व्यक्ति का इस जीवन के अंदर कोई महत्व ही नहीं है। इसी प्रकार से आज से जब प्लेटो महोदय थे ना, प्लेटो ने भी कहा था कि समाज के अंदर, राज्य के अंदर, अगर किसी समाज को, अगर किसी राज्य को जल्दी तरक्की करनी है, जल्दी उन्नति करनी है, तो उनके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षा को अनिवार्य कर दो, शिक्षा को अनिवार्य कर दो। आज हमारे जो है, हम देखते हैं विभिन्न राज्यों के अंदर, विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं, चाहे राजतंत्र है या सैन्य शासन है या डेमोक्रेसी है, इनके अंदर हर एक सरकार यही चाहती है कि जल्दी से जल्द हम क्या करें, अपने राज्य के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसको अपने राज्य के अंदर जो शिक्षा है, इसको हम निःशुल्क कर दें। आप हमें जो है कमेंट करके बताएंगे कि भारत के संविधान के अंदर शिक्षा का जो मूल, शिक्षा को जो अनिवार्य शिक्षा घोषित किया गया है, वो कौन से मूल अधिकार के अंदर किया गया है और किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के अंदर जो जोड़ा गया है, ठीक है, इसको नीति निर्देशक तत्वों से हटा करके मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लिया गया है। उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है और किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा जो है इसका दर्जा दिया गया है। तो प्लेटो ने उस समय कहा था, आज से 2500 प्लस ईयर पूर्व, 2500-2700 साल पहले प्लेटो ने कहा था शिक्षा है वो अनिवार्य होनी चाहिए। आज हम समान शिक्षा की बात करते हैं कि पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, तो प्लेटो ने उस समय भी कहा था कि शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। अब देखो, ये शिक्षा व्यवस्था क्या थी, इनके बारे में प्लेटो के क्या विचार थे, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का प्रयत्न है तथा त्रुटिपूर्ण जीवन को सुधारने की योजना है। यानी कि समाज के अंदर जो बुराइयां विद्यमान है, उन बुराइयों को नष्ट करने का, उन बुराइयों को खत्म करने का कोई माध्यम है तो वो है शिक्षा। एवं वे व्यक्ति के एवं समाज के अंदर जो जीवनचर्या है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उस जीवन के अंदर अगर कोई त्रुटि है और उस त्रुटि को सुधार सकते हैं तो वो शिक्षा के माध्यम से सुधार सकते हैं। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा बौद्धिक बुराई के लिए बौद्धिक उपचार है। शिक्षा क्या है? अंदर की जो बुराइयां हैं
उनको खत्म करने का अंदर का ही एक उपाय है, ठीक है ना। यानी कि बौद्धिक बुराई यानी कि व्यक्ति के दिमाग में, दिल में जो समस्या है उसको खत्म करने का माध्यम क्या है? अंदरूनी समस्या को खत्म करने का माध्यम शिक्षा ही है। दवाई से ये खत्म होने वाली नहीं है। प्लेटो की शिक्षा के दो रूप हैं, दार्शनिक पक्ष तथा सामाजिक पक्ष। प्लेटो क्या है कि शिक्षा के दो पक्ष है, एक तो दार्शनिक पक्ष यानी कि एक तो वो दार्शनिकों के लिए, विद्वानों के लिए अलग से शिक्षा की बात करता है। ध्यान रखना, दार्शनिक पक्ष के अंदर एक क्या बात आएगी फिर कि प्लेटो ने दार्शनिकों को राजा बनाने की बात कही थी, कि शासक वर्ग के अंदर दार्शनिकों को शामिल करने की बात कही थी। तो ये जो पहला पक्ष रहेगा ये दार्शनिक पक्ष के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे राज्य के अंदर शासक वर्ग है, शासक वर्ग के लिए ये रहेगा। और दूसरा रहेगा सामाजिक पक्ष, जो शिक्षा जो है वो राज्य के अंदर जो भी निवास करने वाले महिला पुरुष जो आम नागरिक है सबके लिए ये शिक्षा रहेगी सामाजिक पक्ष के अंदर। देखो, सामाजिक पक्ष के अंदर उन्होंने कहा था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। दार्शनिकता के विषय में प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा निरपेक्ष सत्य के दर्शन का एक साधन है और ये सत्य आत्मा का दर्शन है। तथा सामाजिक पक्ष के संबंध में प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को समाज के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। सामाजिक प्रक्रिया के अंदर अर्थात प्लेटो ने कहा कि भाई समाज, जब प्लेटो से पूछा गया कि समाज के अंदर सब व्यक्तियों को शिक्षा क्यों जरूरी है, क्या शिक्षा के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, तो फिर प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा जो है वो समाज के प्रति व्यक्तियों को ज्ञान कराती है। समाज के अंदर जो व्यक्ति निवास करता है उसके क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का बोध जो कराती है वो कराती है शिक्षा। वो कौन कराती है? शिक्षा। इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा क्या है? आवश्यक है। शिक्षा है वो आवश्यक है। और दार्शनिकता के विषय में भी उन्होंने कहा था कि भाई राज्य के अंदर सत्य क्या है। सत्य का मतलब है कि किस प्रकार से शासक होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो दर्शन का एक साधन है, दर्शन का ज्ञान कराने के लिए, यानी कि शासक को अच्छी शासन व्यवस्था कैसे चलाए और वो अपने राज्य के अंदर सब लोगों के ऊपर कैसे कंट्रोल करे, कैसे लोग जो है राज्य एवं शासक के प्रति वफादार बने रहे, इनके लिए जो उनको दर्शन है ना वो इनको शिक्षा के माध्यम से मिल सकता है। प्लेटो आगे शिक्षा के बारे में कहता है। देखो, प्लेटो की शिक्षा के उद्देश्य, प्लेटो कहता है कि ये जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है इस शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, किस उद्देश्यों को लेकर के शिक्षा दी जानी चाहिए लोगों को। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य न्याय को साकार करना है, यानी कि राज्य के अंदर, अभी हमने इससे पहले जो पहली क्लास थी उनके अंदर क्या कहा था कि न्याय, क्या कहा था? न्याय के बारे में पढ़ा था। और न्याय के बारे में पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था नैतिकता। न्याय का तात्पर्य क्या होगा? नैतिकता। अर्थात व्यक्ति के न्याय को उन्होंने एक आंतरिक तत्व कहा था कि व्यक्ति के अंदर नैतिकता आनी चाहिए, उनके अंदर गुणों का विकास होना चाहिए, उनके अंदर आंतरिक सुधार होना चाहिए, तभी जाकर के न्याय होगा। और इस न्याय की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? प्लेटो कहता है शिक्षा। न्याय को साकार करना है अर्थात व्यक्ति के अंदर नैतिकता को भरना है, व्यक्ति के अंदर आंतरिक सुधार करने हैं, व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का विकास करना है। तो क्या जरूरी हो जाएगी? शिक्षा जरूरी हो जाएगी। क्या जरूरी हो जाएगी? शिक्षा जरूरी हो जाएगी। अब देखो, शिक्षा के पहला तो अपन उद्देश्य देखते हैं, राजनीतिक उद्देश्य। तो इसके राजनीतिक उद्देश्य क्या रहेंगे? इसका प्रथम उद्देश्य अभिभावक वर्ग को प्रशासन तथा संरक्षण के कार्यों में विशेषज्ञ बनाना है। शिक्षा का अभिभावक वर्ग, यहाँ पे अभिभावक वर्ग का मतलब होगा शासक वर्ग, ठीक है ना, शासन करने वाला वर्ग। अर्थात राजनीतिक उद्देश्य तो शिक्षा का ये होगा कि जो शासन करने वाले लोग हैं, राजा एवं उनके जो सहयोगी हैं, जो किसी न किसी रूप में क्या कर रहे हैं? जनता को कंट्रोल कर रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को उनके कार्यों के अंदर माहिर बनाना, उनको उनके कार्यों के अंदर विशेषज्ञ बनाना,
ये शिक्षा का पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो होगा सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है? इसका दूसरा उद्देश्य संरक्षक वर्ग में साहस की भावना भरना है। देखो क्या है, यहाँ पे ये जो शब्द आ रहे हैं, संरक्षक वर्ग, शासक वर्ग, अभिभावक वर्ग, ये सारा का सारा एक ही है, ठीक है ना। और ये कौन हो गए? दार्शनिक, जो कि राजा होगा। ये राजा, ये सारा का सारा जो वर्ग है, ये उच्च वर्ग या राज्य के अंदर शासन करने वाला और राज्य के अंदर आम जनता को छोड़ करके एक जो ऊपरी वर्ग है, ठीक है ना, शासन कार्यों के अंदर भागीदारी करने वाला वर्ग है। तो दूसरा कार्य क्या है कि ये जो संरक्षक वर्ग है, अर्थात राज्य की जो जनता है, जनता का जो संरक्षण कर रहे हैं, अर्थात उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर साहस की भावना बढ़ना। देखो क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि उस समय की बात करते हैं कि दो के राज्य के ऊपर किसी दूसरे राज्य की सेना ने आक्रमण कर दिया और सेना क्या हो गई? भाग गई। सेना क्या हो गई? भाग गई। तो ऐसे समय में क्या है कि ये नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, उन्होंने कहा कि सेना जो है वो युद्ध के दौरान और अपने कर्तव्यों के प्रति एकदम सजग रहे। अगर राज्य एवं समाज के लिए बलिदान भी करना पड़े तो जो संरक्षक वर्ग है, अर्थात जो शासक वर्ग है, वो हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दे। इसके लिए उनके अंदर एक जो भावना बननी पड़ेगी, एक जो साहस की भावना, एक जो वीरता की भावना, एक राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जो होगी वो शिक्षा के माध्यम से आ जाएगी। तो इसका सामाजिक उद्देश्य क्या होगा कि समाज के जो वर्ग है, समाज है, यहाँ पे समाज से मतलब है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, पूरा का पूरा राज्य रूपी समाज, उसका संरक्षण करने के लिए जो संरक्षक वर्ग है, जो शासक वर्ग है, या इनके अंदर हम सैन्य वर्ग को भी ले सकते हैं, उनके अंदर साहस की भावना बढ़ना कि हम अब इसकी वो अपने राज्य की रक्षा के लिए हरदम तत्पर रहे, तैयार रहे और बलिदान भी करना पड़े तो तैयार रहे। तीसरा इसका जो उद्देश्य है वो है शारीरिक व आत्मिक उद्देश्य, अर्थात शारीरिक और आत्मिक। तो इसके अंदर यही होगा कि शारीरिक विकास। देखो हमारे विद्यालयों के अंदर भी जो सारे विषयों के गुरुजी होते हैं, उनके साथ में एक शारीरिक शिक्षक होते हैं जिनको अपन कहते हैं पीटीआई जी। जिनको क्या कहते हैं? पीटीआई जी। आपको मैंने बताया था कि प्लेटो का नाम तो कुछ और ही था, उनको प्लेटो नाम देने वाला भी उनका शारीरिक शिक्षक ही था। उनके जो व्यायाम के शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक थे, ठीक है, उनके जो पीटीआई जी थे, जिनको अपन आजकल पीटीआई जी कहते हैं, उनके जो पीटीआई थे वो ही क्या कर, उन्होंने उनका नाम प्लेटो दिया था। तो प्लेटो ने कहा कि शिक्षा जो है ये शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। देखो शारीरिक विकास से तात्पर्य यह है कि शिक्षा के अंदर शारीरिक शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम भी देखते हैं ना हमारे शिक्षा के अंदर एक SUPW का वगैरह वो समाज सेवा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड लगता है विद्यालयों के अंदर। तो प्लेटो ने भी कहा कि व्यक्ति अपने शरीर का विकास कैसे करे, उन्हें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार की उनकी दिनचर्या हो और उनके जीवन के अंदर किस प्रकार के व्यायाम शामिल हो, शारीरिक रूप से व्यक्ति हष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ रहे, इसके लिए उनको शिक्षा के माध्यम से अच्छे शारीरिक विकास की शिक्षा देना आवश्यक है। साथ ही साथ आत्मिक विकास का मतलब है उनकी आत्मा के अंदर, यानी कि उनके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग है, उनके अंदर की जो बातें हैं वो भी क्या है, सात्विक बनी रहे। व्यक्ति के अंदर राज्य, धर्म एवं भाषा के प्रति जो है अच्छी भावनाएं हो, सात्विक प्रवृत्ति का हो, अपराधी प्रवृत्ति उनकी न हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ये भी कैसे हो सकता है, ये हो सकता है शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा का उद्देश्य शरीर व आत्मा के समुचित विकास के लिए प्रशिक्षण देना, यानी शरीर का विकास हो, आत्मा का विकास हो, इसके लिए उनको प्रशिक्षण देना किसका काम है? शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। चौथा जो शिक्षा का उद्देश्य होगा वो होगा अनुभूतिक व क्रियात्मक। इसके अंदर देखो क्या है, प्लेटो का मत है कि व्यक्ति को जानना और इसकी अनुभूति करना आवश्यक है कि वह समाज की एक इकाई है और अपने सामाजिक व्यक्तित्व के कारण समाज के प्रति उसके विशिष्ट कर्तव्य हैं, यह बताना शिक्षा का उद्देश्य है। देखो कोई भी व्यक्ति राज्य के प्रति, धर्म के प्रति, भाषा के प्रति या फिर अपने समाज के प्रति सजग कब रहेगा?
वो उनके लिए अच्छा कार्य कब करेगा, व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद कब आएगा, जब वो क्या होगा, अपने राज्य के प्रति, राष्ट्र एवं समाज के प्रति सजग रहेगा। जब क्या रहेगा, वो सजग रहेगा। और ये सजगता कब आएगी उनके अंदर कि भाई मेरा राज्य विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात उनको शिक्षा के माध्यम से पता चलेगी। आज भी हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी व्यक्ति क्या होते हैं कि जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, जिनको शिक्षा नहीं होती है, उनसे झूठ बोल करके एवं या उनको कुछ लालच दे करके कुछ पार्टियां क्या करती है, उनसे जो है अपना वोट ले लेती है। मगर वो का वो अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपने मतदान का प्रयोग कैसे करेगा, वो जो है उनको पूरी अनुभूति रहेगी, उनको पता है कि क्या है और क्या नहीं है। तो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को पता चले राज्य के प्रति कि मेरे क्या क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति, ठीक है ना, समाज एवं राज्य के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं और राज्य एवं समाज के से उनके क्या अधिकार हैं कि वो राज्य एवं समाज से अपने अधिकार प्राप्त कर सके, उनके अधिकारों का हनन न हो। और जब राज्य एवं समाज को आवश्यकता पड़े तो वो क्या करे कि उनके प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाए, तैयार रहे। इसके लिए कैसे ये कार्य संभव है, ये कार्य संभव है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति को अनुभूति करवा सकते हैं और उसको ये बता सकते हैं कि ये कार्य तेरा, ये तेरे कार्य है राज्य के प्रति, कि राज्य के अंदर भ्रष्टाचार, ठीक है ना, अपराध खोरी, रिश्वतखोरी, इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है उनको कम करने में सरकार का सहयोग करना तेरा कार्य है, ठीक है ना, लोगों को राष्ट्र के प्रति जोड़ना तेरा कार्य है। तो ये अनुभूति व्यक्ति में कब होगी, शिक्षा के माध्यम से होगी। अगला जो शिक्षा का कार्य है वो है व्यक्तिगत कार्य। देखो क्या है, कहते हैं ना कि विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधवा इव किंसुका, यानी कि विद्या के बिना, शिक्षा के बिना व्यक्ति का जो जीवन है उनकी बिल्कुल कोई जो है, यानी कि शिक्षा एवं विद्या के बिना व्यक्ति का जो जीवन है ना, वो उस फूल के समान होता है जिसके अंदर नाम मात्र की भी खुशबू नहीं होती है, वो सिर्फ दिखावे का फूल होता है। कहते हैं ना, मूर्ख व्यक्ति की पहचान तब तक नहीं होती है जब तक वो बोलता नहीं है। जब वो बोल, और कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, जब तक वो बात नहीं करेगा, तब तक जो है बताएगा नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। तो क्या है, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, ठीक है ना, आज खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, खुद के व्यक्तिगत विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। उसके लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है ना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्ति को अगर अपना सर्वांगीण विकास करना है तो वो शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता है। अगली जो शिक्षा के योजना की जो रूपरेखा, प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी, प्लेटो की जो शिक्षा योजना की रूपरेखा क्या थी, तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, दो भागों के अंदर बांटा था। एक तो थी प्रारंभिक शिक्षा और एक थी उच्च शिक्षा, ठीक है। तो अपनी शिक्षा योजना को प्लेटो ने दो स्तरों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा के अंदर। अब देखो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर क्या क्या था, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य थी। पहली बात क्या आती है, प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, कंपल्सरी। राज्य के अंदर निवास करने वाले जितने भी बालक हैं, सब बालकों के लिए क्या है, प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य होगी। और इस शिक्षा की जो उम्र थी, ये शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक चलती है। प्रारंभिक शिक्षा की आयु क्या है, 6 से लगाकर 20 वर्ष तक। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, प्रारंभिक शिक्षा की जो प्लेटो ने आयु बताई है वो बताई है 6 वर्ष से लगाकर 20 वर्ष तक। अभी हमारे वर्तमान में चलती है 6 से 14 वर्ष तक। ये जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इन प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो इस प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य था मनुष्य की भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर
राज्य में रहने वाले लोगों के चरित्र का निर्माण करना। अर्थात देखो ये एज कैसी होती है, ये जो 6 से 20 वर्ष तक की एज होती है इसको अपन कहते हैं टीन एज, या जिसके अंदर क्या होता है किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था क्या होती है, एक वीर पूजा का काल होता है, तूफानों का काल होता है, जिसके अंदर व्यक्ति के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और इस उम्र के अंदर व्यक्ति के जो संवेग होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती है वो प्रबल होती है। तो फिर प्लेटो ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के अंदर व्यक्ति जब किशोरावस्था में आ रहा है, उनके प्रबल संवेग है, उनके शारीरिक रूप से उनके जीवन के अंदर एक तूफान सा आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे समय में शिक्षा के द्वारा उनको कंट्रोल करना और उनको सही मार्ग दिखाना, ठीक है ना। ठीक, उनकी क्या करना, उनकी भावनाओं का और संवेगों का क्या करना, संतुलन करना, ठीक है ना। और राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनके चरित्र का निर्माण करना, उस एज के अंदर लोगों के अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना, समाज एवं राज्य के प्रति उनके अंदर अच्छी भावनाओं को बढ़ना, अन्य लोगों के प्रति उनके अंदर जो है अच्छी भावनाओं को बढ़ना, राष्ट्रवाद एवं समाजवाद की भावना उनके अंदर बढ़ना। इसके पाठ्यक्रम में प्लेटो ने, अब देखो ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, इस प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो इसके पाठ्यक्रम के अंदर प्लेटो ने पहला तो बताया व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, ठीक है ना। सबसे पहले यानी कि प्लेटो देखो शारीरिक शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा बल दे रहा है कि व्यायाम को उन्होंने शामिल किया कि व्यक्ति को इस जीवन के इस उम्र के अंदर व्यायाम सिखाना चाहिए। व्यायाम के अंदर उन्होंने खान पान की आदतों को भी शामिल किया कि व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ठीक है। और उन्हें कैसा व्यायाम करना चाहिए, अपने शरीर को, अपने दिमाग को तंदुरुस्त करना है तो क्या करना चाहिए, शरीर को तंदुरुस्त करना है तो क्या करना चाहिए, यानी कि विभिन्न पर इनको भागों के अंदर बांट करके इसके ऊपर उन्होंने विस्तृत बातें बताई थी। तो पहली बात बताई थी व्यायाम, दूसरा साहित्य और संगीत की शिक्षा को शामिल किया, दूसरा जो है साहित्य, साहित्य का मतलब है कि उनको प्रारंभिक शिक्षा पढ़ने की, लिखने की, गणितीय शिक्षा ये जो है होनी चाहिए। और जो है उसके अंदर संगीत की शिक्षा, देखो क्या है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जब तक मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं, मनोरंजन के बिना व्यक्ति क्या करता है, गलत रास्ते पर जाता है, ठीक है। अधिकांश हम देखते हैं नशा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जुआ खेलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनके पास उनके व्यवस्थित मित्र नहीं होते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा परिवार है, एक अच्छे मित्र है और वो उचित उनके पास मनोरंजन के साधन है, तो फिर क्या है, व्यक्ति की संगति नहीं होती है, बिगड़ती नहीं है और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो बिगड़ता नहीं। इस वजह से प्लेटो ने कहा संगीत की शिक्षा आवश्यक है, संगीत के ऊपर भी उन्होंने बल दिया था। इसमें जो सफल होगा वो उच्च शिक्षा पाएगा, दूसरे सेना में शामिल होंगे। ये जो 20 वर्ष तक की शिक्षा है, इस 20 वर्ष तक की शिक्षा के अंदर जो व्यक्ति सफल होगा, ठीक है ना, जो टॉप करेगा, वो तो आगे क्या हो जाएगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएगा। और जो इसके अंदर जो है वो ज्यादा टॉप नहीं कर सकता, ठीक ठीक ही रहेगा या इसके अंदर फेल हो जाएगा, वो फिर क्या करेगा, सेना के अंदर चला जाएगा। वो किसके अंदर चला जाएगा, सेना के अंदर। तो प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य, 6 से 20 वर्ष तक की शिक्षा, इसके अंदर जो पास होगा वो उच्च शिक्षा के लिए जाएगा, बाकी सब सेना में जाएंगे। और इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है, तो व्यायाम, साहित्य और संगीत। और इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति की भावनाओं और संवेगों का विकास करना, लोगों को राष्ट्र के प्रति जोड़ना, लोगों के चरित्र का निर्माण करना। अब देखो बात आती है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के अंदर क्या क्या है, तो प्लेटो की उच्च शिक्षा सभी के लिए नहीं है। उच्च शिक्षा के अंदर अभी हमने बात की ना कि प्रारंभिक शिक्षा को जो टॉप करेगा, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर जो सफल होगा, वही व्यक्ति उच्च शिक्षा के अंदर आएगा, वही व्यक्ति क्या आएगा, उच्च शिक्षा के अंदर आएगा। प्लेटो की शिक्षा में 2 स्तर हैं, 20 से 30 वर्ष तक शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक शिक्षण। अब उच्च शिक्षा को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग तो आएगा 20 से 30 वर्ष तक, यानी कि 10 साल की शिक्षा, और दूसरा जो होगा 30 से 35 वर्ष तक। उच्च शिक्षा को प्लेटो ने 2 भागों में बांटा है। 20 से उच्च शिक्षा कब से शुरू होती है, 20 वर्ष से, 20 से 30
और 30 से 35। अब देखो क्या है, सैन्य शिक्षा में सफल होने वाले जिन विद्यार्थियों में विवेक के प्रति झुकाव होगा वह शासक वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। अब देखो ये जो 20 से 30 वर्ष तक की जो शिक्षा है, इनके अंदर खास करके सैन्य वर्ग के अंदर, यानी कि जो इनके अंदर भी जो अच्छा कार्य करेगा, जो इसके अंदर टॉप करेगा, जिनके अंदर साहस की, वीरता की, विवेक, बुद्धि, विनम्रता, ये सब चीजें ज्यादा होगी। अर्थात जो ज्यादा बुद्धिमान होगा इस 20 से 30 वर्ष के अंदर भी जो और ज्यादा होगा उसको फिर शासक वर्ग के अंदर, ठीक है ना। शासक वर्ग का मतलब है आजकल हमारे जैसे आईएएस ऑफिसर, मंत्री वगैरह होते हैं ना, राजा होता है, उसके खास सहयोगी जिनके पास जो है शासन से संबंधित बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं, तो उनको उनके पास भेजा जाएगा। जो 20 से 30 वर्ष की आयु के अंदर उच्च शिक्षा के अंदर टॉप करेगा, अच्छा करेगा, जो सफल होगा, उनको 30 से 35 वर्ष तक की जो है शासन से संबंधित, राज कार्य से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत उच्च शिक्षा राज्य का शासक या संरक्षक बनने वालों के लिए है। ये जो शिक्षा है उच्च शिक्षा, ये किसके लिए? शासक वर्ग, संरक्षक वर्ग, यानी कि संरक्षक बनने के लिए, ठीक है ना, उच्च वर्ग के अंदर आने के लिए, राजा के सहयोगी बनने के लिए उच्च शिक्षा क्या है? जरूरी है। अब देखो राजा के जो सहयोगी है उनके लिए भी उच्च शिक्षा जरूरी है, तो प्लेटो का ये तो कहना ही होगा कि जो राजा है, जो शासक वर्ग है, वो कैसा होने चाहिए? शिक्षित होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे ज्यादा होती है दार्शनिकों के पास, तो दार्शनिकों को क्या कर देना चाहिए? राजा बना देना चाहिए। वस्तु संरक्षक वर्ग में जो केवल उन्हीं लोगों के लिए यह शिक्षा थी जो दार्शनिक शासक के स्थान को ग्रहण करने के योग्य हो। ये जो उच्च शिक्षा थी ये किसके लिए थी? ऐसे दार्शनिक जो शासन के स्थान को ग्रहण करने के योग्य हो, ऐसे दार्शनिक जो क्या है, जिनके अंदर विवेक, विनम्रता, बुद्धि, भावना और संवेगों पे कंट्रोल हो, राष्ट्रवाद हो, उन लोगों को क्या किया जाएगा? इसके अंदर उच्च शिक्षा के अंदर फिर संरक्षक वर्ग के अंदर, शासक वर्ग के अंदर शामिल किया जाएगा। 30 से 35 वर्ष तक के अध्ययन के बाद परीक्षा होती है। अब देखो ये 35 साल तक की जो पढ़ाई करेंगे उसके बाद में परीक्षा होगी। इसमें जो सफल होगा वह दार्शनिक राजा होगा, अर्थात उसे पूर्ण संरक्षक भी कहा जा सकता है। यानी इस 30 वर्ष से 35 वर्ष के बाद में परीक्षा होगी, 35 वर्ष के बाद में परीक्षा होगी, और जो उस परीक्षा को पास करेगा वो कौन कहलाएगा? वो राजा कहलाएगा, संरक्षक कहलाएगा, और उसे कहा जाएगा दार्शनिक राजा। क्या कहा जाएगा? दार्शनिक राजा। यहाँ पे राजा और उसके जो है बड़े बड़े सहयोगी हैं वो भी शामिल होते हैं। देखो अब ये जो प्लेटो का जो दर्शन है, ठीक है, शिक्षा सिद्धांत है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो अब तक हमने जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ा है, इनके अंदर हमें इनकी बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं, विशेषताएं देखने को मिली है। फिर भी क्या है प्रमुख बड़ी बड़ी विशेषताएं? पहली विशेषता तो यह है दर्शन प्रमुख आधार के रूप में, यानी कि प्लेटो की शिक्षा योजना का जो आधार है वो दर्शन है, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र से ही प्लेटो अपनी शिक्षा प्रणाली को लेता है। दूसरी विशेषता है न्याय की प्रमुखता, अर्थात प्लेटो शिक्षा की आवश्यकता क्यों मानता है? न्याय के लिए, और न्याय का तात्पर्य है उसके अंदर वो विवेक, ठीक है ना। न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा क्या है? जरूरी मानता है। तीसरा है पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु वर्ग। प्लेटो ने अपने पाठ्यक्रम का जो आयु है, प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक के लिए, उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ग के लिए, उसको फिर जो है 2 भागों में बांटता है, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। उसमें जो सफल होगा वो क्या है? राजा बनेगा, शासक बनेगा। तो निश्चित आयु वो वर्ग है। पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों को उचित स्थान, यानी कि नैतिकता से संबंधित। देखो न्याय के लिए भी उन्होंने न्याय को भी क्या कहा था? नैतिकता। तो उन्होंने कहने का तात्पर्य यही है कि प्लेटो ने नैतिकता के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया है। प्लेटो ने किसके ऊपर ज्यादा बल दिया है? नैतिकता। और नैतिकता के जो मानदंड है वो भी क्या है? उन्होंने महत्वपूर्ण बताए हैं। शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया। प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा कोई 4 दिन में खत्म होने वाली क्रिया नहीं है, शिक्षा तो अनवरत चलने वाली, लंबी चलने वाली प्रक्रिया इन्होंने बताया है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को अधिकाधिक महत्व, यानी कि अंदर की जो शिक्षा से जो है भावनाओं का,
ठीक है ना, संवेगों का, ठीक है ना, नैतिकता का, निर्णय की क्षमता का, इस प्रकार की जो आंतरिक चीजें होती है इनको अधिक महत्व दिया था। कर्तव्य परायणता पर बल, शिक्षा के माध्यम से उन्होंने कहा था कि राज्य का शासक एवं व्यक्ति दोनों जो है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। कर्तव्य परायणता, बौद्धिक विकास पर अधिक बल, यानी कि व्यक्ति का जो विकास होता है, बौद्धिक विकास, ठीक है ना, बौद्धिक विकास में उन्होंने ज्यादा बल दिया था। बौद्धिक विकास से तात्पर्य होगा कि उनके अंदर गुणों का विकास, उनके गुणों के अंदर सुधार के ऊपर उन्होंने बल दिया था। और राज्य प्रशिक्षण संस्था के रूप में, और राज्य को क्या बताया था उन्होंने, प्रशिक्षण संस्था के रूप में। उन्होंने, प्लेटो ने कहा था कि राज्य को क्या करनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, और वो भी कैसे, देखो आजकल जो सरकारें काम कर रही है ना कि कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा राज्य के माध्यम से, वो बातें तो प्लेटो आज से जो है कितने 2800 साल पहले कह के गया था कि लोगों को, राज्य के सभी लोगों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, और वो भी कैसे, राज्य के माध्यम से देनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो प्लेटो की शिक्षा योजना है इनकी कुछ आलोचनाएं आप देख लो। देखो क्या है, आप कोई भी टॉपिक को पढ़ो उसके बाद में उनकी आलोचनाओं के 4-5 पॉइंट जरूर उसको दिमाग में रखो, क्योंकि आजकल परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल गया है। पहले पूछते थे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बताइए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताइए। अब आपको प्लेटो का न्याय सिद्धांत पता है, शिक्षा सिद्धांत पता है, अब वो प्रश्न पूछेगा प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना कीजिए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना कीजिए। अब आप कहेंगे हमें आलोचना तो पता ही नहीं। फिर आपके क्या होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो उनमें से कमियां निकाल देते हैं कि अब तक हमने जो शिक्षा सिद्धांत पढ़ा उसके अंदर क्या क्या कमियां थी। कई बच्चे नहीं निकाल पाते, तो वो क्या करना है, ये थोड़े 2-4-10 पॉइंट है पीछे से, उन पॉइंटों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसकी आलोचना है उत्पादकों के लिए शिक्षा नहीं। प्लेटो ने शिक्षा की जो व्यवस्था की थी वो किन किन के लिए की थी, एक तो सैनिकों के लिए, किन के लिए की थी, सैनिकों के लिए और शासकों के लिए। देखो राज्य का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है, वो होता है उत्पादक वर्ग। ठीक है, चाहे किसान हो या कुटीर उद्योग, छोटे बड़े उद्योग करने वाला हो, या व्यापारी हो या व्यापार करने वाला हो, ठीक है ना, जिन वस्तुओं के द्वारा लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती है, जो उत्पादक वर्ग होते हैं, तो उत्पादक वर्ग की शिक्षा की वो बात ही नहीं करता है। व्यापारियों को क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी खेती कैसे हो सकती है, अच्छा पशुपालन कैसे हो सकता है, अच्छे कपड़े कैसे बनाए जाए, जूते कैसे बनाए जाए, फर्नीचर कैसे बनाया जाए, मकान कैसे बनाया जाए। तो शिल्प और उत्पादन से संबंधित शिक्षा के ऊपर वो बात नहीं करता है, बल्कि राज्य के लिए ये चीजें क्या होती हैं जरूरी। आजकल लोकतंत्रात्मक राज्यों के अंदर तो जिस राज्य की उत्पादन क्षमता अधिक होती है, जिस राज्य के अंदर उत्पादन दर अधिक होती है, वो राज्य सफल माना जाता है। पाठ्यक्रम की अवधि बहुत अधिक, ठीक है। अब प्लेटो कहता है ये तो जीवन पर्यंत शिक्षा को उन्होंने जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया था। 35 साल की एज तक तो शिक्षा चलेगी, अब 35 साल के बाद में क्या विवाह करेगा, नहीं क्या कुछ करेगा, यानी कि पाठ्यक्रम की अवधि है वो बहुत लंबी है। इतना लंबा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। साहित्य एवं कला की उपेक्षा, अभी मैंने आपको बताया ना कि प्लेटो ने अपने शिक्षा के अंदर, प्राथमिक शिक्षा के अंदर कहा थोड़ा बहुत साहित्य ध्यान दिए, साहित्य की पढ़ाई होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने ज्यादा जो है साहित्य और कला के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बल्कि कला और साहित्य जो होते हैं वो राज्य की आत्मा होती है, और जो व्यक्ति एवं राज्य, किसी भी व्यक्ति, राज्य एवं समाज के लिए साहित्य एवं कला की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। साहित्य एवं कला का विकास होना आवश्यक है। गणित आदि पर अधिक बल, प्लेटो ने गणित पर अधिक बल दिया था, बाकी विषयों पर कम बल दिया। स्त्रियों और पुरुषों के स्वभाव में अंतर, देखो क्या होता है, प्लेटो ने क्या कहा, अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो ने क्या कहा, अनिवार्य शिक्षा। कैसी अनिवार्य शिक्षा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य शिक्षा। दोनों को क्या है, स्त्री पुरुष दोनों को समान शिक्षा, ठीक है ना। स्त्री और पुरुष दोनों को क्या, समान शिक्षा की बात करते हैं। मगर देखो क्या है, पुरुष एवं महिलाएं, इनके अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और कई प्रकार से क्या होता है, इनके स्वभाव में भी क्या होता है, अंतर होता है। तो इनको समान शिक्षा व्यवस्था जो है नहीं दे सकते। इस प्रकार, हालांकि मैं तो इस बात को नहीं मानता, मगर विद्वानों ने इस प्रकार की इसकी
आलोचना की है। और उन्होंने जो है कैसी बात की है, नियंत्रित शिक्षा। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, मगर विद्वान कैसी शिक्षा की बात करते हैं, स्वतंत्र शिक्षा की वकालत करते हैं, स्वतंत्र शिक्षा की वकालत करते हैं। तो ये प्लेटो के शिक्षा के संबंधित कुछ विचार थे जो हमने पढ़े। कल हम और जो है प्लेटो के साम्यवाद या दार्शनिक राजा किसी एक टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।